सिल्वर में बॉटम बना कुछ 86,000 का अप्रैल में, उसके बाद से राइज होते होते 4,20,000 का हाई जनवरी 2026। जब भी किसी एसेट क्लास में हिस्टोरिकली ऐसा मेजर ट्रेंडिंग मूव आ रहा होता है तो वो एक अट्रैक्टिव एसेट क्लास बन जाता है फॉर रिटेल ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस अलाइक। सब लोगों को उसमें आकर पैसा कमाने की एक चाह बढ़ जाती है और एक कोशिश भी बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ सिल्वर में भी। सिल्वर में क्या हुआ कि जब राइज आ रहा था, हिस्टोरिकली एक मेजर ब्रेकआउट आया $50 के ऊपर और एक मेजर एक ट्रेंडिंग मूव स्टार्ट हो गया, तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस थे तो उनका एंट्री हुआ सिल्वर में थ्रू ETFs। सो इस डेटा को चेक करते हैं अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट वर एंटरिंग सिल्वर ETF। तो एज यू कैन सी ये जो डेटा है ये दिसंबर एंडिंग का डेटा है और ये अमेरिका का डेटा है और ये रिलीज होता है कुछ मिड फेब में। ऐसा ही इसका सिमिलर फॉलोअप डेटा मार्च एंड में फाइल किया जाता है और जो मार्केट में रिलीज किया जाता है मिड मई में। सो ये इस डेटा को समझते हैं। इससे हमें दिख रहा है कि जो टॉप होल्डर जो था सिल्वर ETF का, दैट वाज जेन स्ट्रीट। अब जेन स्ट्रीट का नाम आप सबने सुना है, इंडिया के सारे ट्रेडर्स को पता है एंड वी आर ऑल्सो अवेयर कि जेन स्ट्रीट कैसे ट्रेड करता है। दे फर्स्ट टेक द स्पॉट पोजीशन एंड साइमल्टेनियसली हैव देयर ऑप्शन स्ट्रेटजीज इन प्लेस। तो जेन स्ट्रीट का सिल्वर में होना इटसेल्फ वाज अ बिग वार्निंग कि सिल्वर में कुछ बड़ा हो सकता है इफ ट्रेंडिंग अपवर्ड्स और ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, नहीं तो मेजर वॉलेटिलिटी तो आ ही सकती है। तो जब ये डेटा रिलीज हुआ उसके बाद ही सबको अंदाजा लग गया था कि सिल्वर में जो मेजर इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री ली है उसके बाद प्राइस में द बेयर मिनिमम वी कैन एक्सपेक्ट इज हाइटेंड वॉलेटिलिटी। तो जेन स्ट्रीट ने अपनी जितनी भी पोजीशन ली, एज यू कैन सी इन द लास्ट कॉलम, वो सारी की सारी पोजीशन अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में ही ली। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी कुछ पोजीशन रिड्यूस करी, लेकिन उसके बाद भी उनके पास काफी ज्यादा पोजीशन थी, ऑलमोस्ट 18 मिलियन ऑफ द सिल्वर ETFs। UBS वाज आल्सो देयर और बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहे वो अपने हाउस के लिए कर रहे हैं या कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं ट्रेडिंग, किसी के लिए भी एक्यूमुलेशन हो रही है, बट इवेंचुअली जब लार्ज इंस्टीट्यूशंस की एंट्री होती है तो वो सिर्फ नेकेड लॉन्ग ओनली के हिसाब से नहीं होती है। दे आर देयर इन इट, दे आर होल्डिंग द स्पॉट, बट दे आर आल्सो साइमल्टेनियसली ट्रेडिंग इन द ऑप्शंस। तो स्पॉट बिकम्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो बाकी लेग्स है वो ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से आपने कॉमिक्स में भी काफी वॉलेटिलिटी देखी है सिल्वर में। तो अगर हम इसी चीज को MCX के चार्ट्स में देखें, बिकॉज हमारे MCX के चार्ट कॉमिक्स को काफी हद तक रेप्लिकेट करते हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, एटलीस्ट फॉर द टाइम दे आर ओपन। जब वो क्लोज होता है तो ऑटोमेटिकली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट एट द टाइम ऑफ ओपन रेप्लिकेशन जो है वो नियर अबाउट 100% हो जाती है। तो जैसा हमने सिल्वर में देखा 86,000 का लो, 4,20,000 का हाई। अब इससे पहले क्या होता था? इससे पहले क्या होता था कि सिल्वर में सिर्फ प्लस 1.5% माइनस 1.5% के मूव्स आया करते थे, विच वर ऑल्सो बिग। सिल्वर के लिए वो भी बहुत अच्छी बात थी। गोल्ड से हमेशा ज्यादा ही मूव्स आते हैं सिल्वर में और ज्यादा ही मूव आ रहे थे। लास्ट कैलेंडर ईयर का जो 2025 का जो क्वार्टर जो था अक्टूबर टू दिसंबर 2025, उसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब उस चीज को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? एक जो हमारा विजुअल वे ऑफ मेजरिंग है, हम कैंडल्स के साइजेस चेक कर सकते हैं, हम ATRs चेक कर सकते हैं, हम ADX के हिसाब से ट्रेंडिंग मूव्स चेक कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, एक धन चार्ट पर एक और हमारा इंडिकेटर है विच इज वॉलेटिलिटी OHLC। अगर हम वॉलेटिलिटी OHLC को चेक करते हैं उससे हमें पता चलता है कि कितनी रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी कितनी है और ये इसको एनुअलाइज में मेजर किया जाता है। तो अब हम इसको डेली चार्ट्स कर देते हैं और डेली चार्ट्स में समझते हैं कि जो वॉलेटिलिटी एनुअलाइज्ड रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी अप्रोक्सीमेटली 25-30% पे थी, विच वुड कन्वर्ट टू अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 1.5% पर डे ऑफ वॉलेटिलिटी फॉर सिल्वर, वो इंक्रीज होके 50%, 75%, 100 और इवन इन केस ऑफ मिड फेब, द फर्स्ट हाफ ऑफ फेब, वो चला गया था ऑलमोस्ट 120%। तो उसका क्या मतलब है कि प्लस माइनस 7 to 8% की वॉलेटिलिटी हो रही थी सिल्वर में ऑन अ डेली बेसिस। तो जब लार्ज प्लेयर्स आते हैं ये एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। बाय प्रोडक्ट होता है वॉलेटिलिटी। वो ट्रेंडिंग मूव किस साइड पर आएगा, ट्रेंडिंग मूव का हमें नहीं पता। ट्रेंडिंग मूव का एक अंदाजा लगाने के लिए टेक्निकल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन जो एक इंफॉर्मेशन का एक बाय प्रोडक्ट है, इंफॉर्मेशन ये है कि इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो चुकी है, बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हो चुकी है, जैसे जेन स्ट्रीट, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन। तो जब ये बड़े इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, UBS टाइप के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस के आने से एक चीज का क्लैरिटी
हो जाती है कि सिल्वर में उस इंस्ट्रूमेंट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इस केस में भी वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक पहुंच गई थी। फ्रॉम अ 30% एनुअलाइज्ड रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी इट वेंट ऑन टू 120%। चाहे वो ब्रीफली रही, लेकिन ऑन एन एवरेज 50-70% की वॉलेटिलिटी तो अभी भी चल रही है। +-3% की वॉलेटिलिटी विद 50% एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी, इनफैक्ट +-5% तक भी हो रही है। तो विद दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वी आर सिटिंग विद दैट इंस्टीट्यूशनल डेटा। अभी एक नया इंस्टीट्यूशनल डेटा रिलीज होगा जो मार्च में फाइल किया गया था और जो हमें मार्केट में रिलीज होकर मिलेगा मिड मई में, जो कि हम ट्रैक करेंगे अपने चैनल पर कमोडिटीज बाय धन पर। और उस समय हम एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे ट्रेड करना चाहिए सिल्वर पर। सो द पॉइंट इज कि जब ऐसा डेटा आता है कि जब हमें पता है इतने इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं और इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है, तो ट्रेडिंग के दो तरीके हो जाते हैं। पहली चीज हो जाती है कि आप इंट्राडे में ज्यादा फोकस कीजिए। इंट्राडे में क्यों ज्यादा फोकस कीजिए? क्योंकि इंट्राडे में ही बहुत ज्यादा मूव्स हो रहे हैं। +-1% की जगह अगर +-3% हो रहा है, +-5% हो रहा है, तो देन इट मेक्स ऑल द मोर सेंस टू हैव इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एंड इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज ऑन सिल्वर ऑटोमेटिकली। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जिसमें रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये तो एक पहली चीज बन जाती है कि इंट्राडे में फोकस इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरी चीज ये की जा सकती है कि जो भी पोजिशनल स्ट्रेटजीज हैं उनको नेकेड कैरी नहीं करना है, उनको हमेशा विद हेज कैरी करना है। तो अगर लॉन्ग किया है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुट होना चाहिए, और अगर शॉर्ट किया है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉल होना चाहिए एज अ हेज। प्रोटेक्टिव hedges become really mandatory when institutions enter like this, when volatility increases। अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल डेटा नहीं भी है तो भी अगर हम वॉलेटिलिटी OHLC इंडिकेटर ट्रैक कर रहे हैं, अगर इसमें पता चल रहा है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम ऑटोमेटिकली उन स्ट्रेटजीज पे मूव ऑन कर सकते हैं। इस टाइप की सारी स्ट्रेटजीज आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे कमोडिटीज बाय धन पर। उनको अपने कंप्यूटर पर लगाइए, उनको ट्रैक कीजिए और उनको फॉलो कीजिए। 2 से 3 महीने तक उनको आप पेपर ट्रेड कीजिए और उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद real money। So the first basis of automatically this institutional entry is volatility, and with volatility, with increased volatility, changes our strategy. The strategy then becomes focus more on intraday, both trend following and scalping both। और overnight जितनी भी strategies हैं उसमें हमेशा hedges होने चाहिए। Maximum loss must always be known। Keep learning new things, keep following us on Commodities by Dhan। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.